सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंजेस और सिलेंडर सर्कुलेट करता है वाटर में अपने सराउंडिंग से पूरे बॉडी कैविटी में, ताकि पूरे सेल्स में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो सके। जो हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग के पास एक स्पेशल फ्लूइड होता है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड, यानी कि प्लाज्मा एक पेल thick sticky fluid है constituting 55% of blood. 90 to 92% of plasma is H2O and protein constituting 6 to 8% of it. प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फिब्रोजेंस हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में, और ग्लोबुलिन हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, आयंस। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में जो क्लोटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग 45% ऑफ द ब्लड। एरिथ्रोसाइट कॉमनली कॉल्ड आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड डब्ल्यूबीसीज, इसका मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी कहते हैं। आरबीसीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। एरिथ्रोसाइट्स कॉमनली कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, जो कि मोस्ट अबंडेंट होता है पूरे सेल में in the blood. RBC are formed in a red bone marrow in the adult. In most of the mammals, RBCs are devoid of nucleus and are biconcave, यानी कि उनके पास बहुत सारे RBCs के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और बाइकनकेव होते हैं उसका शेप। ह्यूमन बीइंग इन एन एवरेज 5 से 5.5 मिलियंस ऑफ RBCs प्रेजेंट होता है इन एवरी मिलीमीटर क्यूब्स ऑफ ब्लड। आरबीसीज आर रेड इन कलर क्योंकि आरबीसीज एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसको हम हीमोग्लोबिन्स भी कहते हैं। इन अ हेल्दी ह्यूमन अडल्ट 12 to 16 grams of hemoglobins are present in every 100 ml of the blood. Hemoglobins plays a major role in the transportation of respiratory gases. Average lifespan of RBCs होता है 120 days, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन द स्प्लीन। ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसीज या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, कलरलेस होता है ल्यूकोसाइट क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स। इन हेल्दी ह्यूमन अडल्ट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट डिवाइडेड होता है दो डब्ल्यूबीसीज में, पहला ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है कि वो आरबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है उसको ग्रैनुलोसाइट कहते हैं, और एक ग्रैनुलोसाइट में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इन साइटोप्लाज्म ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और एक ग्रैनुलोसाइट्स में 2 टाइप्स होते हैं, पहला है लिम्फोसाइट्स और दूसरा है मोनोसाइट्स। इन सभी में न्यूट्रोफिल्स इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 60 to 65% of the total WBCs, and basophils are the least, they constitute only 0.5 to 1% of total WBC. Types of WBCs. Most abundant WBCs are nucleophiles, they constitute 60 to 65% of total WBCs present in our body. Eosinophils constitute about 2 to 3% and basophils constitute 0.5 to 1%. Monocyte constitutes 6 to 8% and lymphocyte constitute 20 to 25% of total blood in our body. Function of neutrophils and monocytes are phagocytic cell, they destroy foreign organism entering our body. Basophil secrete करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है। इओसिनोफिल्स रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि रिस्पांसिबल होते हैं इम्यून रिस्पांस के लिए। थ्रोम्बोसाइट कॉमनली कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट सेल्स फ्रेगमेंट है जो मेगाकार्योसाइट्स के समय बनता है। मेगाकार्योसाइट्स एक स्पेशल सेल्स है जो कि मैरो में प्रेजेंट होता है। ब्लड नॉर्मली कंस्टिट्यूटिंग 15,000 to 35,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स के कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कोगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग इन देयर नंबर कैन लीड्स टू अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ब्लड का। आरबीसी के पास जो एंटीजन होता है ए और बी, आरबीसी के सरफेस में कौन सा एंटीजन है ये डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। सिमिलरली प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल में 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ग्रुप्स ए बी एंड ओ। ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। Blood of donor has to be carefully matched with the recipient blood before blood transfusion to avoid destruction of RBCs. अगर आरबीसी के पास एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। सिमिलरली अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा की एंटीबॉडीज बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, और अगर एंटीजन ए बी दोनों ही है तो कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में। ऊपर के ये चार्ट को देखकर हमको पता चलता है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, ब्लड टाइप्स, खून के प्रकार। लेकिन हम फोकस करेंगे एक छोटे से साइन पर जिसे कहते हैं RH फैक्टर, और जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान यह प्लस माइनस साइन इतना जरूरी क्यों है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए, बी, अब या ओ है, पर उसके साथ एक प्लस जोड़ या एक माइनस साइन भी लगा होता है, राइट? यही है RH फैक्टर। इसका नाम रीसस मंकी से आया है जहां इस प्रोटीन को सबसे पहले देखा गया था। इसे एंटीजन कहते हैं। अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स RBCs की सरफेस पर यह प्रोटीन मौजूद है तो आप हैं RH पॉजिटिव, RH जोड़, और अगर ये प्रोटीन नहीं है तो आप हैं RH नेगेटिव, RH।
सिंपल बात, अगर आपकी बॉडी किसी चीज को पहचानती नहीं है तो यूज दुश्मन मान लेती है। असली प्रॉब्लम टैब शुरू होती है जब एक रह पसंद के सिस्टम में RH जोड़ ब्लड चला जाता है। सोचो, आप रहे हैं, प्रोटीन नहीं है। अगर गलती से RH जोड़ खून आता है तो आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक प्रणाली तुरंत कह देगा ये क्या है, भगाओ इसको, और वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। यह एंटीबॉडीज RH जोड़ ब्लड सेल्स को तोड़ने लगती हैं। इसे कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH मिसमैच। प्रेगनेंसी में ये तब होता है जब एक रह मदर के पेट में एक RH जोड़ बेबी पाल रहा हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अच्छी बात यह है कि मां का रह खून और बेबी का RH जोड़ खून प्लेसेंटा से अलग रहता है, इसलिए पहला बच्चा यूजुअली बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या सी सेक्शन, टैब चांसेस होते हैं कि बेबी का थोड़ा सा RH जोड़ खून मां के ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाए। होस्ट, बस यहीं पर मदर की बॉडी को ट्रिगर मिलता है। ए फ्लैट मदर की बॉडी वो खतरनाक रह एंटीबॉडीज बनाकर अपने पास रख लेगी। अगर अब मदर को दूसरी बार कोई RH जोड़ बेबी होता है तो यह एंटीबॉडीज प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी के खून में जा सकती है। यह एंटीबॉडीज बेबी के रेड ब्लड सेल्स पर हमला करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर इसका इलाज ना हो तो यह बेबी के लिए फेटल, जानलेवा हो सकता है, जिससे यूज सवेयर एनीमिया, खून की कमी और जॉन्डिस हो सकता है। गुड न्यूज यह है कि मॉडर्न साइंस में इसका बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। मां को रह एंटीबॉडीज बनाने से रोकने के लिए डॉक्टर्स उन्हें एक एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपको चोट लगती है तो खून हमेशा के लिए क्यों नहीं बीता रहता? थोड़ी देर बाद वो रुक क्यों जाता है? इस कमाल के प्रोसेस को ब्लड कोएगुलेशन, क्लॉटिंग कहते हैं, और ये आपकी बॉडी का सबसे जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। इसकी शुरुआत होती है आपके खून में मौजूद छोटे छोटे टुकड़ों से, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। चोट लगते ही ये तुरंत उस जगह पहुंच जाते हैं और चिपक कर एक टेम्पररी प्लग बना लेते हैं। लेकिन ये प्लग अकेला काफी नहीं है, इसको एक मजबूत जाली चाहिए। यहीं पर असली जादू होता है। आपके खून के प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में घूमते रहते हैं। आपकी बॉडी एक खास एंजाइम, जिसे थ्रोम्बन कहते हैं, उस करती है। यह इनएक्टिव प्रोटीन्स को सुपर स्टिकी धागे जैसे फाइब्रिन में बदल देता है। फिर ये फाइब्रिन के धागे प्लेटलेट प्लग के ऊपर एक घनी मजबूत जाली बन देते हैं। ये जाली सारे खून के सेल्स और डैमेज हिस्सों को फंसा लेती है, और इसी से बनता है आपका ब्लड क्लॉट। कुछ वक्त बाद ये क्लॉट सूख जाता है और वही जानी पहचानी डार्क ब्राउन खालिश, स्कैब बन जाती है जो आप अपनी स्किन पर देखते हैं। ये खालिश जख्म को हील होने तक प्रोटेक्शन देती है। यह पूरा प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है जिसे कैस्केड कहते हैं। इसमें एक प्रोटीन दूसरे को एक्टिवेट करता है और ये सुनिश्चित करता है कि खून का जमना सिर्फ जरूरत की जगह पर ही हो। तो अगली बार जब आपको चोट लगे तो अपने अंदर की इस अमेजिंग टीम को याद रखना। प्लेटलेट्स जो प्लग बनाते हैं, फाइब्रिन जो जाली बुनता है, और कैल्शियम जो सबको कोऑर्डिनेट करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना जरूरी है, पर क्या आपको पता है कि ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी में एक और हिडन फ्लूइड सर्कुलेट करता है जो हमारी बॉडी की क्लीनिंग और सिक्योरिटी का काम करता है? आज हम बात करेंगे इस टिश्यू फ्लूइड की, जिसे कहते हैं लिम्फ। ये क्या है, कहाँ से आता है और इसका काम क्या है? चलिए देखते हैं। जब हमारा ब्लड टिश्यूज में मौजूद कैपिलरीज से गुजरता है तो एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। ब्लड में बहुत सारा पानी और उसके साथ छोटे छोटे सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकलकर सेल्स के बीच की जगह में चले जाते हैं। लेकिन ब्लड के बड़े प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे RBCs ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये जो फ्लूइड बाहर निकलता है, पानी और छोटे मिनरल्स वाला, इसे ही हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा यानी ब्लड के लिक्विड पार्ट जैसा ही होता है। इस फ्लूइड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स और ब्लड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। जाइज पहला है न्यूट्रिएंट सप्लाई। यह फ्लूइड ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर सेल्स को देता है। दूसरा है वेस्ट कलेक्शन, और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस कलेक्ट करता है। सोचो, यह फ्लूइड एक तरह का मिडलमैन है जो सेल्स और ब्लड के बीच कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। जब ये टिश्यू फ्लूइड अपना काम पूरा कर लेता है तो इसे वापस ब्लड में ड्रेन करना जरूरी है। यहाँ आता है हमारा हीरो, लिम्फेटिक सिस्टम। ये एक एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स है जो इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस ले जाकर मेजर वेन्स में डाल देता है। जब ये टिश्यू फ्लूइड इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चला जाता है तब इसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड, रंगहीन द्रव है। इसमें एक बहुत स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फ का रोल सिर्फ ड्रेनेज तक लिमिटेड नहीं है, इसके दो और बड़े काम हैं। पहला है इम्यून रिस्पॉन्स यानी सिक्योरिटी। लिम्फोसाइट्स होने की वजह से लिम्फ हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम है। दूसरा है न्यूट्रिएंट कैरियर। लिम्फ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को कैरी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यह फैट्स को अब्सॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली के अंदर जो स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिनको लैक्टियल्स कहते हैं, वो फैट्स को अब्सॉर्ब करके ब्लड में पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा टिश्यू फ्लूइड यानी कि लिम्फ। एक छोटा सा फ्लूइड जो हमारे सेल्स की सफाई, इम्यूनिटी और फट अब्सॉर्प्शन जैसे बड़े काम करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सर्कुलेट करने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन क्या सभी में ब्लड एक ही तरीके से घूमता है? नहीं, सर्कुलेशन के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। आज हम 2 मेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स और एनिमल्स के हार्ट चेंबर्स के बारे में देखेंगे। पहला टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यह आर्थ्रोपॉड्स जैसे इंसेक्ट्स और मोलस्क्स जैसे स्नेल्स में होता है। इसमें ब्लड वेसल्स में नहीं रहता। हार्ट ब्लड को पंप करता है और ब्लड लार्ज ओपन स्पेसेस में, जिन्हें साइनसेस कहते हैं, फैल जाता है। इसमें ब्लड के फ्लो को प्रिसाइजली रेगुलेट करना मुश्किल होता है। दूसरा और ज्यादा एडवांस टाइप है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यह एनालिड्स जैसे अर्थवर्म और सभी कोडेट्स जैसे ह्यूमंस और वर्टेब्रेट्स में होता है। इसमें ब्लड हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में हाई सर्कुलेट करता है। ये सिस्टम ज्यादा एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें ब्लड के फ्लो को बेटर रेगुलेट किया जा सकता है। ए फ्लैट बात करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में हार्ट कैसा होता है। सभी वर्टेब्रेट्स के पास मस्कुलर हार्ट होता है। फिशेस में हार्ट के पास 2 चेंबर्स ऑफ हार्ट होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। हार्ट सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। यह ब्लड गिल्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर सीधा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है।
वहां से वापस हार्ट में आता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड ऑफ हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स को छोड़कर एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन सिंगल वेंट्रिकल में ये दोनों तरह का ब्लड मिक्स हो जाता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट और राइट साइड्स के वेंट्रिकल्स ब्लड को अलग अलग पंप करते हैं। लेफ्ट साइड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल मिक्स नहीं होता। इस प्योर सेपरेशन की वजह से इस सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो सबसे एफिशिएंट होता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपका हार्ट हर दिन कितना काम करता है? ये आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल पंप है। आज हम देखेंगे कि ये हार्ट अंदर से कैसा दिखता है और ये ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा हार्ट हमारी चेस्ट कैविटी में थोड़ा लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 छोटे चेम्बर्स को एट्रिया खाते हैं, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइडेड है। नीचे के 2 बड़े चेम्बर्स जिसे वेंट्रिकल्स खाते हैं, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइडेड है। इन चेम्बर्स के बीच में वॉल्स होती हैं, जिन्हें सेप्टम कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट साइड के ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। हार्ट में डोर्स होते हैं, जिन्हें वाल्व्स कहते हैं। ये वाल्व्स बहुत जरूरी हैं। इनका काम है ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देना। जैसे अगर ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में चला गया तो वो वापस एट्रियम में नहीं आ सकता। राइट साइड में होता है ट्राइकस्पर्ड वाल्व और लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पर्ड। ए फ्लैट देखते हैं ब्लड का सफर। हमारा ब्लड डबल सर्कुलेशन शो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ब्लड बॉडी से ऑक्सीजन यूज कर चुका होता है तो वो राइट एट्रियम में आता है। लंग्स के लिए राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल यूज लंग्स तक पंप करता है। लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में आता है। बॉडी के लिए लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे स्ट्रॉन्ग पंप होता है, जो इस फ्रेश ब्लड को एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करता है। रिमेंबर, राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या आपने सोचा है कि हार्ट अपने आप कैसे बीट करता रहता है? इसके पास अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जिसे साइनोएट्रियल नोड या सन भी खाते हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का पैच होता है, जो राइट एट्रियम में होता है। इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। ये हर मिनट लगभग 70 to 75 टाइम्स अपने आप हाई एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। यह सिग्नल पूरे हार्ट में फैलता है और इसी सिग्नल की वजह से हमारा हार्ट रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स है, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हार्ट जो बीट करता है वो असल में कैसे होता है? हर एक हार्टबीट एक पूरी साइकिल होती है, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। यह साइकिल सिर्फ 0.8 सेकंड्स में पूरी हो जाती है। चलिए इस अमेजिंग प्रोसेस को समझते हैं। फेज 1 जॉइंट डायस्टली यानी कि रिलैक्सेशन। साइकिल शुरू होती है जॉइंट डायस्टली से। डायस्टली का मतलब है रिलैक्सेशन। इस समय हार्ट के चारों चेंबर्स, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं और ट्राइकस्पर्ड और बाइकस्पर्ड वाल्व्स खुले होते हैं, लेकिन सेमिलुनर वाल्व्स बैंड होते हैं। बॉडी से और लंग्स से ब्लड एट्रिया में जाता है और फिर वेंट्रिकल्स में पैसिवली फ्लो कर रहा होता है। उसके बाद होता है फेज 2 एट्रियल सिस्टली यानी कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। ए फ्लैट आता है एक्शन। हमारे पेसमेकर सन यानी कि साइनोएट्रियल नोड से सिग्नल आता है। यह सिग्नल एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टिम्युलेट करता है। इसे एट्रियल सिस्टली कहते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बचा हुआ ब्लड भी फोर्स से वेंट्रिकल्स में चला जाता है। इससे वेंट्रिकल्स में ब्लड 30% और बढ़ जाता है। इस वक्त वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड यानी कि डायस्टली में है। अनदर फेज इज फेज 3। इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टली होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रिया का सिग्नल अब नोड और बंडल ऑफ हिस्से होता हुआ वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। इसे वेंट्रिकुलर सिस्टली कहते हैं। जैसे हाई वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पर्ड और बाइकस्पर्ड वाल्व्स बैंड हो जाते हैं। जब ये वाल्व्स बैंड होते हैं तो एक तेज आवाज आती है, जिसे हम पहली हार्ट साउंड यानी LUBB कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो सेमिलुनर वाल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड फोर्स से लंग्स और बॉडी की तरफ पंप हो जाता है। ए फ्लैट वेंट्रिकल्स ने अपना काम कर दिया और वो रिलैक्स यानी कि डायस्टली होना शुरू कर देते हैं। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उनके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड वापस हार्ट में आने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए सेमिलुनर वाल्व्स बैंड हो जाते हैं। इस बैंड होने की वजह से जो हल्की आवाज आती है उस हम दूसरी हार्ट साउंड जिसे डब कहते हैं। ए फ्लैट वेंट्रिकल्स का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ट्राइकस्पर्ड और बाइकस्पर्ड वाल्व्स फिर से खुल जाते हैं और पूरा हार्ट वापस जॉइंट डायस्टली में चला जाता है। और इस तरह 0.8 सेकंड्स में एक साइकिल पूरी हो जाती है और इसी तरह हमारा हार्ट एक मिनट में एवरेज 72 टाइम्स धड़कता है। हर साइकिल में हर वेंट्रिकल लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट मिलकर हमारा कार्डियक आउटपुट यानी कि एक मिनट में पंप किया गया टोटल ब्लड डिसाइड करते हैं। अब आपने टीवी पर या हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट के पास एक मशीन होती है, जिसमें लाइन ऊपर नीचे होती रहती है और एक पिप पिप की साउंड आती है। अगर ये लाइन सीधी हो जाए तो समझ लो मामला सीरियस है। ये मशीन क्या है? ये है ECG। ECG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं कि ये लाइन क्या बताती है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल लीड्स यानी कि वायर्स यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ECG के लिए 3 लीड्स होते हैं, एक हर रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर लगाए जाते हैं। डिटेल में चेक करने के लिए चेस्ट रीजन पर भी कई लीड्स लगाए जाते हैं। यह मशीन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके एक पेपर या स्क्रीन पर वेव पैटर्न में प्रिंट करती है। इसी वेव पैटर्न को हम ECG ट्रेसिंग कहते हैं। हर हार्टबीट में ECG 3 मेन वेव्स या कॉम्प्लेक्सेस दिखाता है, जिसे हम P, QRS और T से डिनोट करते हैं। पहला है द P वेव। P वेव शो करता है एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब एट्रिया में इलेक्ट्रिक सिग्नल शुरू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं।
इस प्रोसेस को डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहते हैं। दूसरा है द QRS कॉम्प्लेक्स। ये सबसे बड़ा और शार्प स्पाइक होता है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी होते हैं, इसके तुरंत बाद हाई वेंट्रिकल्स का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टली शुरू हो जाता है। तीसरा है द टी वेव। टी वेव दिखाता है कि वेंट्रिकल्स वापस अपनी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं, यानी उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नॉर्मल हो रहा है। इस प्रोसेस को रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कहते हैं। टी वेव का एंड सिस्टली यानी कॉन्ट्रैक्शन के एंड को भी मार्क करता है। ECG सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, बल्कि ये हार्ट की हेल्थ का मिरर है। अगर हम एक टाइम पीरियड में जितने QRS कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उन्हें काउंट कर ले तो हमें पेशेंट की हार्ट बीट रेट पता चल जाती है। हर हेल्दी पर्सन में ECG की शेप रफली सेम होनी चाहिए। अगर इन वेव्स की शेप, साइज या स्पेसिंग में कोई भी डिविएशन या बदलाव आता है तो यह हार्ट में किसी एब्नॉर्मैलिटी या बीमारी को इंडिकेट करता है। इसलिए ECG क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हाई इंपॉर्टेंट टूल है। हमारा हार्ट कितना बिजी है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लड को एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट से 2 बार गुजराना पड़ता है? इसी प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। ब्लड जिन पाइप से फ्लो करता है उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। मेन वेसल्स हैं आर्टरीज और वेन्स। हर वेसल में 3 लेयर्स होती हैं। अंदर की लेयर ट्यूनिका इंटीमा जो की स्मूथ लाइनिंग है। बीच की लेयर ट्यूनिका मीडिया जो मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स है। बाहर की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना जो फाइब्रस टिश्यू है। आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया थोड़ी मोटी होती है हाई प्रेशर के लिए, और वेन्स में पतली होती है। डबल सर्कुलेशन में 2 अलग अलग पाथवेज होते हैं। पहला पाथवे को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के HTE है और दूसरा पाथवे को सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ये दोनों पाथवेज एक साथ काम करते हैं तभी हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। यह सर्कुलेशन शुरू होता है हार्ट के राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। यह ब्लड लंग्स तक जाता है जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यह फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लौट आता है। ये छोटा सफर है सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच का। ये सर्कुलेशन सबसे जरूरी है। ये शुरू होता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में जोर से पंप करता है। एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी के टिश्यूज तक जाता है। यहाँ यह न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स को देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट सब्सटेंसेस ले लेता है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोटी वेन से होते हुए बड़ी वेन्स वीना कावा में आता है और वापस हार्ट के राइट एट्रियम में लौट आता है। ये बड़ा सफर है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। हमारे पास कुछ स्पेशल कनेक्शंस भी होते हैं। जाइज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये एक यूनिक सिस्टम है जिसमें ब्लड इंटेस्टाइन से सीधा लिवर तक जाता है बॉडी में सर्कुलेट होने से पहले। लिवर न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करता है। दूसरा है कोरोनरी सिस्टम, हमारे हार्ट मसल्स को भी ब्लड चाहिए। यह सर्कुलेशन कोरोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है जो सिर्फ हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। हमने देखा कि हमारा हार्ट कितना अमेजिंग है, वो बिना थके धड़कता रहता है। बट क्या आपको पता है कि अगर आप दौड़ते हैं तो आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है और जब आप सोचते हैं तो स्लो हो जाती है? आखिर इस स्पीड को कंट्रोल कौन करता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है। इसका मतलब है कि हमारे हार्ट के पास अपने खुद के स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिसे हम नोडल टिश्यू जैसे सन और एवियन कहते हैं। ये टिश्यू खुद हाई इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करते हैं, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक कहलाता है। अगर हम हार्ट को बॉडी से निकलकर एक स्पेशल सोल्यूशन में रखें तो वो तब भी अपने आप धड़कता रहेगा। लेकिन जब हमें ज्यादा काम करना होता है या जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट की स्पीड को बढ़ाना या घटना पड़ता है। ये काम करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि अंस, जिसका कंट्रोल ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। जब आप गुस्से में या डर में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल्स आते हैं। यह सिग्नल्स हार्ट बीट की रेट बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और इससे हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तब पैरासिम्पैथेटिक नर्व से सिग्नल्स आते हैं। यह सिग्नल्स हार्ट बीट की रेट कम कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्पीड को भी स्लो कर देते हैं। इससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे हार्मोन्स भी हार्ट की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। जाइज एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स इमरजेंसी में रिलीज होते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह हार्ट बीट की रेट और कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को तेज कर देते हैं, जिससे कार्डियक आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यह फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारा हार्ट सिर्फ एक पंप नहीं है, बल्कि ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स के साथ परफेक्ट बैलेंस में काम करता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये ऑटो रेगुलेटेड है और जब जरूरत पड़ती है तो अंस इसे कंट्रोल करता है। हमने देखा कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना जरूरी है, लेकिन जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो कई सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आज हम ऐसे 4 मेन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स को समझेंगे। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ब्लड का प्रेशर जो वेसल्स पर पड़ता है। नॉर्मल बीपी होता है 120 से 80 mmHg। 120 सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप करता है। 80 डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट रेस्ट यानी रिलैक्स करता है। अगर आपका बीपी रिपीटेड चेक्स में 140 से 90 या उससे ज्यादा आता है तो यह हाइपरटेंशन है। हाई बीपी बहुत डेंजरस है। यह हार्ट डिजीजेस क्रिएट करता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन और किडनी को भी डैमेज करता है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैट। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। हमारे हार्ट मसल को काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए जो कोरोनरी आर्टरी से मिलती है। कैट में इन आर्टरीज की वॉल्स पर कैल्शियम, पथ और फाइब्रस टिश्यूज के डिपॉजिट्स जम जाते हैं। डिपॉजिट्स की वजह से आर्टरी का रास्ता छोटा हो जाता है और हार्ट मसल को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। कैट का हाई एक सिम्टम हो सकता है। यह अक्यूट चेस्ट पेन होता है। जब हार्ट मसल तक इनफ ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं पहुंचता तो यह पेन होता है। यह मिडिल एजेड और एल्डरली लोगों में ज्यादा कॉमन है और यह अक्सर अनकंडीशन से होता है जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है। लास्ट बट सबसे क्रिटिकल है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है कि आपका हार्ट पूरी तरह से स्टॉप नहीं हुआ है, बल्कि वो इतना वीक हो गया है कि वो बॉडी की नीड्स के हिसाब से ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। जब हार्ट ठीक से पंप नहीं करता तो ब्लड लंग्स में जमा होने लगता है, इसलिए इसे कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। डिफरेंस याद रखिए, हार्ट फेलियर इज इक्वल टू कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर इज इक्वल टू हार्ट अटैक। ये चारों डिसऑर्डर्स बहुत सीरियस हैं और इनकी पहचान और इलाज टाइम पर बहुत जरूरी है। इसी तरह के NCERT लाइन बाय लाइन वन शॉट टॉपिक रिवाइज करने के लिए सब्सक्राइब।